हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल पांडे आपके अपने यूट्यूब चैनल बमशंकर एकेडमी पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर से संबंधित शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के लघु उत्तरीय प्रश्न के पार्ट 3 लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, बमशंकर एकेडमी को आप सब लोग शेयर भी करिए। आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षण अधिगम सामग्री प्रबंधन के उद्देश्य क्या है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आधुनिक युग में शिक्षण अधिगम सामग्री का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके प्रयोग के अभाव में यह प्रक्रिया प्रभावपूर्ण ढंग से नहीं हो सकती। अधिगम सामग्री प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है दोस्तों, शिक्षण अधिगम सामग्री के द्वारा इसकी गुणवत्ता का विकास किया जाता है, जिससे इसका प्रयोग सफलतापूर्वक किया जा सके। दूसरा है, अधिगम सामग्री का मुख्य उद्देश्य रुचिपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विकास करना है, जिससे छात्र इस सामग्री के अध्यापन में रुचि ले सके। तीसरा है, शिक्षण अधिगम के प्रबंधन में ऐसी शिक्षण सामग्रियों का उपयोग किया जाता है जो कि कम लागत पर तैयार किया जा सके। चौथा है दोस्तों, इसके प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिपूर्ण तथा प्रभावी बनाया जाता है। पांचवा और अंतिम है दोस्तों, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रबंधन में प्राप्त अनुदान धनराशि सदुपयोग पर विचार किया जाता है, ताकि कम धन से अधिक शिक्षण सामग्री तैयार की जा सके। छठवां और अंतिम है, शिक्षण अधिगम सामग्री के अंतर्गत अधिगम को स्थायित्व प्रदान किया जाता है, क्योंकि अच्छी शिक्षण सामग्री के उपयोग से प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कक्षा कक्ष प्रबंधन की प्रक्रिया में कौन कौन से तथ्यों का प्रबंधन आवश्यक होता है। दोस्तों, कक्षा कक्ष प्रबंधन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए इससे संबंधित निम्न तथ्यों का प्रबंधन आवश्यक होता है। पहला है वातावरण। कक्षा कक्ष की प्रबंधन की प्रक्रिया में वातावरण की मुख्य भूमिका होती है। दूसरा है उचित आकार, प्रॉपर साइज। तीसरा है उचित बैठक व्यवस्था, प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट। चौथा है उचित प्रकाश। पांचवा है अनुशासन। छठवां है उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग। सातवां है शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग। आठवां है छात्र सहभागिता, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। नौवां है पृष्ठपोषण, फीडबैक। दसवां है प्रजातांत्रिक व्यवस्था, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। अतः यह स्पष्ट होता है कि कक्षा कक्ष प्रबंधन की प्रक्रिया का स्वरूप व्यापक होता है। इसके अंतर्गत भौतिक एवं मानवीय तत्वों का समन्वय करते हुए प्रबंध प्रक्रिया समाप्त की जाती है। कक्षा कक्ष प्रबंधन प्रत्यक्ष रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित तत्वों का प्रबंधन भी कक्षा कक्ष प्रबंधन के क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षण में लर्निंग व कार्नर एवं उद्देश्य का महत्व बताइए। 2019 का आया हुआ प्रश्न है। पहला है दोस्तों, लर्निंग कार्नर के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सकता है। दूसरा है, लर्निंग कार्नर द्वारा नीरस विषय को रुचिकर बनाया जा सकता है। तीसरा है, लर्निंग कार्नर से उत्तम शैक्षिक वातावरण बनाया जा सकता है। चौथा है, लर्निंग कार्नर के माध्यम से शिक्षण अधिगम सामग्री को व्यवस्थित किया जा सकता है। पांचवा है, लर्निंग कार्नर का प्रयोग प्रत्येक विषय के कठिन प्रकरणों को सरल बनाने के लिए किया जाता है। छठवां है, लर्निंग कार्नर बाल केंद्रित शिक्षण प्रक्रिया का अंग होता है। सातवां होता है दोस्तों, लर्निंग कार्नर शैक्षिक नवाचारों की नवीन अवधारणा है। लर्निंग कार्नर तैयार करने में शिक्षकों के साथ साथ छात्रों का भी सहयोग लिया जाता है। आठवां और अंतिम है दोस्तों, लर्निंग कार्नर में चित्र शिक्षण के उपकरण एवं शिक्षण सामग्री का प्रयोग होता है। अतः स्पष्ट किया जाता है कि लर्निंग कार्नर की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह आवश्यक है कि सभी विषयों को रुचिपूर्ण एवं सरल बनाने के लिए लर्निंग कार्नर का प्रयोग किया जाए, जिससे शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों ही क्रियाशील रहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुस्तकालय की व्यवस्था में किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। शिक्षक एवं विद्यार्थी द्वारा विद्यालय के पुस्तकालय का बेहतर उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। दोस्तों, वास्तव में पुस्तकालय की व्यवस्था ने अब वैज्ञानिक रूप धारण कर लिया है। इसकी व्यवस्था के लिए निम्न जनतांत्रिक वैज्ञानिक बातों को ध्यान रखना आवश्यक होता है। पहला है शानदार पुस्तकालय भवन तथा साज सज्जा। पुस्तकालय के लिए सबसे प्रथम आवश्यक एक अच्छे भवन, उपयुक्त सज्जा की है।
पुस्तकालय के साथ ही वाचनालय भी संलग्न होना चाहिए। दूसरा है दोस्तों प्रशिक्षित पुस्तकालय अध्यक्ष। उचित रूप में पुस्तकालय के संचालन के लिए एक प्रशिक्षित पुस्तकालय अध्यक्ष का होना आवश्यक है, जो व्यवस्था का सुसंचालन कर सके। तीसरा है दोस्तों उचित पुस्तकों का संकलन। पुस्तकों का चयन करने के लिए कुशल अध्यापकों की एक समिति बना दी जाए। यह लोग सभी विषयों के शिक्षकों से पुस्तकों की सूची प्राप्त कर लें और उन पर विचार करके छात्रों की आयु, योग्यता, स्तर और आवश्यकता अनुसार तथा शिक्षकों की आवश्यकता के अनुसार सभी विषयों पर उत्तम और आकर्षक पुस्तकें खरीदने की व्यवस्था करें। चौथा है पत्र तथा पत्रिकाओं का चुनाव। वाचनालय के लिए प्रत्येक विषय से संबंधित अच्छी पत्र पत्रिकाएं मंगाई जाएं, उचित स्थान पर उचित रूप से रखी जाएं। पांचवा है दोस्तों पुस्तकों के अध्ययन के लिए प्रोत्साहन। शिक्षक कक्षा में पढ़ाते समय पुस्तकों की चर्चा करें, उनके पृष्ठ आदि का भी संकेत कर दें जो पुस्तकों को पढ़कर करना पड़े। समय समय पर पुस्तकों को पढ़कर अपने विचार प्रकट करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए। आवश्यकता अनुसार पारितोषिक की भी व्यवस्था की जा सकती है। छठवां है दोस्तों पुस्तकों का वितरण। सातवां है समय तालिका में पुस्तकालय के घंटे की व्यवस्था। आठवां है खुले पुस्तकालय की व्यवस्था। नौवां है शिक्षकों द्वारा कक्षा कक्ष में ही पुस्तकों का वितरण। और 10वां है सुदृढ़ व्यवस्था। पुस्तकों के वितरण और वापस लेने की व्यवस्था बड़ी सुदृढ़ हो, प्रतिवर्ष छटनी हो और नई पुस्तकें मंगाई जाएं। छुट्टियों से पूर्व सभी पुस्तकें अवश्य आ जाएं और मिला ली जाएं। अगला प्रश्न है दोस्तों समय तालिका की विद्यालय में क्या उपयोगिता है। ये भी प्रश्न 2018 का आया हुआ है। समय तालिका की विद्यालय में उपयोगिता स्कूल के काम करने के घंटे, विद्यालय प्रारंभ कब होता है, समाप्त कब होता है, मध्यावकाश कब व कितने समय का होता है, सभी कुछ निश्चित होती हैं। दूसरे हैं इसके द्वारा स्कूल में कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं, इसका भी ज्ञान हो जाता है। तीसरा है विद्यालय परिसर में कितने कक्ष हैं, इनका ज्ञान भी हो जाता है। चौथा है समय तालिका यह भी इंगित करती है कि क्या किसी विषय के लिए कोई निश्चित समय दिया गया है। पांचवा और अंतिम है समय तालिका द्वारा विद्यालय में संचालित होने वाली पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का भी ज्ञान मिलता है और यह भी ज्ञात होता है कि खेलकूद, पुस्तकालय अध्ययन आदि के प्रति सप्ताह में कितना समय और दिया जाता है। समय तालिका बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। समय तालिका बनाते समय बालकों की रुचि व थकान का आवश्यक ज्ञान रखें। दूसरा पॉइंट है आपको समय तालिका किस स्तर के लिए बनानी है, इसे भी ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। तीसरा पॉइंट है बच्चों समय तालिका बनाते समय छात्रों की स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसी से संबंधित ये भी प्रश्न है अच्छी समय सारणी विद्यालय के विविध कार्य संचालन का सच्चा प्रतिबिंब है, स्पष्ट कीजिए। समय सारणी क्यों बनाई जाती है। 2017 2019 2016 3 वर्ष का आया हुआ प्रश्न है, यही सेम प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों समय सारणी के किन्हीं दो सिद्धांतों के नाम लिखिए। आइए इसको बताते हैं। समय तालिका का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है, परंतु यदि कुछ सामान्य सिद्धांतों पर समय तालिका को आधारित किया जाए तो निस्संदेह प्रशासक एक अच्छी समय तालिका का निर्माण कर सकता है। समय तालिका बनाने हो तो निम्न सिद्धांत जिनका अनुपालन किया जाना चाहिए इस प्रकार है। पहला है आपको किस स्तर के लिए समय तालिका बनानी है, इसे भी ध्यान रखना चाहिए। चूंकि हर स्तर के बालकों की मनोशारीरिक विशेषताएं अलग अलग होती हैं, अतः समय तालिका बालकों की रुचियों, आवश्यकताओं व विशेषताओं के अनुरूप होनी चाहिए। दूसरा है समय तालिका का निर्माण करते समय विषय के कठिनाई स्तर को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, अर्थात कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पर सप्ताह में अधिक कालांशों की व्यवस्था की जाती है। तीसरा है समय तालिका का निर्माण करते समय छात्रों की स्थानीय आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, अर्थात यदि विद्यालय में अधिकांश ऐसे छात्र पढ़ते हैं जो दूर से आते हैं तो विद्यालय बहुत जल्दी नहीं खुलना चाहिए और न ही बहुत देर से समाप्त होना चाहिए। समय सारणी ऐसी हो जिसमें विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों का अधिक से अधिक प्रयोग हो सके। अध्यापकों के कार्यभार को ध्यान में रखकर समय चक्र का निर्माण किया जाना चाहिए। छठवां है जिस विद्यालय के लिए समय तालिका का निर्माण करना है वह एक पारी में चलता है और या 2 पारी में।
और प्रत्येक पाली के लिए कितना समय है, इसका ध्यान भी समय चक्र बनाते समय रखा जाना चाहिए। समय चक्र की अवधि का निर्धारण छात्रों की आयु के स्तर को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। बच्चे एडजस्ट कैसे करेंगे, कर सकते हैं कि नहीं। जैसे छोटे बच्चों के कलांश थोड़े छोटे समय के होने चाहिए, क्योंकि उनमें चित्त एकाग्रता कम होती है, और जैसे जैसे छात्र बड़े होते जाएं, चक्र का समय बढ़ा देना चाहिए। 8वां और अंतिम है, विज्ञान और क्राफ्ट विषयों में लगातार कम से कम 2 कालांश हो, जिससे विषय संबंधी व्यवहारिक कार्य संपन्न किया जा सके। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाठ्य सहगामी क्रियाओं से क्या आशय है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पाठ्य सहगामी क्रियाओं से आशय, प्राचीन अवधारणा के अनुसार पाठ्य सहगामी पाठ्य संबंधी क्रियाओं के अलावा विद्यालय में जिन क्रियाओं का संगठन किया जाता था, उन्हें अतिरिक्त पाठ्यक्रम क्रियाओं की संज्ञा दी गई। एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज, इन्हें कोई आवश्यक क्रियाओं के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था। यह विद्यालय व विद्यार्थियों की इच्छाओं व सुविधाओं पर आधारित थी। इनकी सफलता या असफलता के प्रति विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था, और न ही समय तालिका में इनके लिए कोई विशेष समय का प्रावधान था। वरन यह विद्यालय समय के बाद ही आयोजित की जाती थी, परंतु आधुनिक अवधारणा के अनुसार यह अतिरिक्त पाठ्यक्रम क्रियाएं न होकर पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं को सर्कुलर एक्टिविटीज हैं, जिन्हें पाठ्यक्रम के एक अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया गया है, और इनका आयोजन अतिरिक्त समय में न करके विद्यालय की समय तालिका के अंतर्गत ही किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्यालय में आयोजित किए जाने वाले किन्हीं 4 पाठ्य सहगामी क्रियाओं का वर्णन कीजिए। विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का आयोजन क्यों आवश्यक है। 2016, 17, 18, 19 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको आप लोग जरूर याद करिएगा। लगातार 4 वर्षों से प्रश्न आ रहा है, ये प्रश्न 2020 में अवश्य आएगा। पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप हैं, पहला है जैसे खेल, वाद विवाद, गीत, कविता और भाषण, पिकनिक व शैक्षिक भ्रमण, अभिरुचि प्रदर्शन। विद्यालय के अंदर चलने वाली प्रत्येक क्रिया जिनसे विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त होते हैं, वो विद्यालय के अंदर हों या बाहर, पाठ्यक्रम का ही महत्वपूर्ण अंग है। कुछ प्रवृत्तियां ऐसी होती हैं जिनके बजाय कार्य के खेल के गुण अधिक होते हैं, यथा विविध प्रकार की रुचियां, वाद विवाद, नाटक आदि। इनके द्वारा विद्यार्थियों की सृजनात्मकता और अभिवृत्तियों के विकास को प्रोत्साहन मिलता है। प्रत्येक विद्यालय को विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों का संचालन करना चाहिए, जिसमें विद्यार्थी अपनी रुचि व सक्षमता के अनुसार भाग ले सकें। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के महत्व को हम निम्न शीर्षकों के अंदर व्याख्यात कर सकते हैं, जो निम्न है। पहला है मूल प्रवृत्तियों का शोधन व परिमार्जन। दूसरा है नागरिकता के गुणों का विकास। तीसरा है सामाजिक भावना का विकास। चौथा है अवकाश के समय सदुपयोग। पांचवा है ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग। छठवां है किशोरावस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति। सातवां है विशेष रुचियों का विकास। आठवां है स्व अनुशासन बनाए रखने में सहायक। नौवां है मानसिक स्वास्थ्य विकास। 10वां है शैक्षणिक महत्व। 11वां है मनोरंजनात्मक महत्व। 12वां है सौंदर्यात्मक महत्व। 13वां है सीखना व कमाना के सिद्धांत पर आधारित। 14वां है नैतिकता का विकास। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सांस्कृतिक कार्यक्रम का क्या योगदान है, स्पष्ट कीजिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का विशेष योगदान। इनके द्वारा बालकों में साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अभिरुचि उत्पन्न की जा सकती है, और वे भविष्य में इसका विविध कार्यों में उपयोग कर सकते हैं। इन कार्यों में भाग लेने में सामाजिकता तथा राष्ट्रीयता का विकास होता है, आत्माभिव्यक्ति के अवसर प्राप्त होते हैं तथा सौंदर्यानुभूति होती है। विद्यालय में वर्ष में एक बार कम से कम अभिभावक दिवस पर प्रत्येक अभिभावक को बुलाया जाता है और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूचना का अर्थ बताइए। दोस्तों, सूचना का अर्थ है, सूचना का आशय उस संदेश या ज्ञान से होता है जो किसी तथ्य के
विषय संदर्भ में अन्य व्यक्ति को किसी विशेष कारण हेतु प्रदान की जाती है। इनको 3 प्रकार से संपन्न किया जाता है: संकेतों से, मौखिक रूप से तथा लिखित रूप से। सूचनाओं का आदान प्रदान एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को संप्रेषित या आगे किया जाता है। संचार साधनों के विकास से वर्तमान में सूचनाओं का और अधिक महत्व बढ़ गया है। अतः सूचना को एक विद्वान ने इस प्रकार परिभाषित किया है कि सूचना किसी वस्तु, विषय एवं व्यक्ति के विषय में प्रस्तुत वह ज्ञान होता है जो किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत रूप में प्रदान किया जाता है। अर्थात सूचना वह ज्ञान है जिसका विभिन्न माध्यमों में आदान प्रदान किया जाता है। इसका स्पष्ट उत्तर यही है, सूचना वह ज्ञान है जिसका विभिन्न माध्यमों में आदान प्रदान किया जाता है। सूचना का अर्थ यही है बच्चों। अगला प्रश्न है, संचयी अभिलेख की क्या उपयोगिता है? संचयी अभिलेख की उपयोगिता यह छात्रों, अध्यापकों, अभिभावकों के लिए अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि इसके द्वारा छात्रों की कमजोरियों को जानने का प्रयास किया जाता है। इससे छात्रों की प्रगति व अवनति का ज्ञान प्राप्त होता है। अभिलेख से क्या तात्पर्य है? विद्यालय में असंख्य चीजें होती हैं, जैसे कितने अध्यापक हैं, कितने छात्र हैं, फीस किस कक्षा की कितनी है, कितने कर्मचारी हैं, कब किस चीज की व्यवस्था की गई एवं उस पर कितना धन व्यय किया गया, तथा अध्यापकों का वेतन, उनकी प्रोन्नति, उनकी अवकाश की आयु इत्यादि सभी बातों का लेखा जोखा अभिलेखों के माध्यम से सुरक्षित रखा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्यालय अभिलेख से क्या महत्व है? विद्यालय अभिलेख से क्या महत्व है? विद्यालय अभिलेख का महत्व, एडवांटेज ऑफ स्कूल रिकॉर्ड मैनेजमेंट। विद्यालय अभिलेखों के महत्व के संबंध में डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी का कथन ठीक ही है। कार्यालय विद्यालय का नाड़ी संस्थान है। ऑफिस आर द नर्व सेंटर ऑफ द स्कूल, और यह कार्यालय का ही दायित्व है कि वह विद्यालय के अभिलेखों को सुरक्षित रखे। इस संदर्भ में डॉक्टर जसवंत सिंह ने ठीक ही कहा है कि विद्यालय प्राचार्य का यह दायित्व है कि वह विद्यालय अभिलेखों को उचित ढंग से सुरक्षित रखे, और इस संदर्भ में उसे विद्यालय प्रशासन में एक संरक्षक की भूमिका का निर्वाह करना होगा, और प्रधानाचार्य इस दायित्व के लिए अपने सहायकों को दोषी नहीं ठहरा सकता, चूंकि यह मुख्य रूप से उसका दायित्व है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्यालय अभिलेखों का रख रखाव कैसा होना चाहिए? मेंटेनेंस ऑफ स्कूल रिकॉर्ड निम्न पॉइंट में दिए गए हैं, जिनको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। विद्यालय अभिलेख सत्य होने चाहिए, उन्हें स्वनिर्मित काल्पनिक आधार पर सुरक्षित नहीं किया जाना चाहिए। अभिलेख व्यवस्था साफ सुथरी होनी चाहिए। यदि उसमें कोई काट छांट की गई है तो वहां पर या तो संबंधित सहायक के हस्ताक्षर हों या फिर मुख्याध्यापक के। अगला है, अभिलेख सदैव ही पूर्ण होने चाहिए, उन्हें कल पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। अगला टॉपिक है, कुछ अभिलेख ऐसे हों जो विशिष्ट अध्यापकों की देखरेख में हों। यथा विज्ञान संबंधी अभिलेख विज्ञान अध्यापक के निरीक्षण में, मैगजीन संबंधी अभिलेख मैगजीन के प्रधान संपादक के निरीक्षण में होने चाहिए। अगला पॉइंट है, प्रत्येक अभिलेख की एक फाइल सुनिश्चित होनी चाहिए। अगला है, कार्यालय में फाइलों व रजिस्टरों की पर्याप्त संख्या में सदैव ही उपलब्ध रहना चाहिए। सभी फाइलों व रजिस्टरों की एक सूची कार्यालय निरीक्षक के द्वारा बनाई जानी चाहिए। अगला है, प्रत्येक फाइल व रजिस्टर पर क्रमांक डाले जाएं। अभिलेख इस प्रकार से सुरक्षित किए जाएं कि उन्हें आवश्यकता पड़ने पर सरलता से ढूंढा जा सके। 10वां पॉइंट है, इन अभिलेखों को रखने हेतु विद्यालय प्राचार्य द्वारा उचित सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। या तो कार्यालय कक्ष ऐसा हो जिसकी दीवारों में अलमारियां हों या स्टील के रैक हों। बहुत गुप्त अभिलेखों को सुरक्षित रखने हेतु स्टील की बंद अलमारियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। 11वां है, प्रतिवर्ष नए रजिस्टर या अभिलेख तैयार नहीं किए जाएं, वरन जब संबंधित विभाग एक रजिस्टर पूरा हो जाए तब दूसरा रजिस्टर बनाया जाना चाहिए। 12वां और अंतिम पॉइंट है, प्रारंभ करने से पूर्व रजिस्टर पर पृष्ठ संख्या अवश्य ही अंकित करनी चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि किस पृष्ठ पर कौन सा अभिलेख दर्ज किया गया है। अभिलेखों का प्रबंधन कैसा होना चाहिए? अभिलेखों द्वारा ही शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जा सकता है, जिनके आधार पर विद्यालयों
की समस्त क्रियाओं का संचालन सुचारू रूप से संभव होता है। अभिलेखों की उपयोगिता एवं आवश्यकता के कारण अभिलेखों का प्रबंधन अनिवार्य समझा जाता है। अभिलेखों के प्रबंधन की प्रक्रिया को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। पहला पॉइंट है दोस्तों, अभिलेखों का संकलन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि इनमें वर्णित सूचनाएं स्पष्ट एवं भ्रमपूर्ण ना हो। दूसरा पॉइंट है, अभिलेखों में संकलित भाषा शैली सरल व सुबोध हो। अभिलेखों के प्रबंधन में क्रमबद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे अभिलेखों द्वारा प्राप्त सूचनाओं में समय नष्ट ना हो। चौथा है, अभिलेखों के प्रबंधन का उद्देश्य प्रगतिशील होना चाहिए। पांचवा है, अभिलेखों को निरीक्षण समय समय पर करना चाहिए, जिससे उनकी कमियों को दूर किया जा सके। छठवां है, अभिलेखों में नवीन सूचनाओं का समावेश करना चाहिए, जिससे उनमें संशोधन किया जा सके। सातवां है, अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए विद्यालय में लोहे की अलमारी या रैकों का प्रयोग करना चाहिए। आठवां है, प्रत्येक विद्यालय में एक अभिलेख कक्ष होना चाहिए, जिसमें प्रति 1 वर्ष के अभिलेख सुरक्षित रखे जा सकें तथा समय आने पर देखे जा सके। अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। 10वां है, अभिलेख प्रबंधन के लिए अलग से स्टाफ की व्यवस्था होनी चाहिए। अभिलेखों में वस्तुनिष्ठता एवं व्यापकता का समावेश होना चाहिए। उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि अभिलेखों के प्रबंधन में ऐसे अनेक तथ्य होते हैं जो शैक्षणिक गुणवत्ता एवं उपयोगिता में वृद्धि करने में सहायक सिद्ध होते हैं, जिससे शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशील बन सके। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला और अंतिम प्रश्न ही यही है, किन्हीं 4 प्राकृतिक आपदाओं के नाम बताइए। आपदाओं के प्रकार निम्न हैं: आकस्मिक आपदाएं, अनाकस्मिक आपदाएं, महामारी एवं जैविक आपदाएं, सामाजिक आपदाएं। आकस्मिक योगदाएं। आकस्मिक आपदाएं का संबंध प्रायः प्रकृति से होता है, इसलिए इनको प्राकृतिक आपदा कहते हैं। इस प्रकार की आपदाओं को पूर्ण एवं सत्य भविष्यवाणी करना संभव नहीं है, जैसे भूकंप, सुनामी, बादलों का फटना आदि। इस प्रकार की आपदाएं कभी भी तबाही मचा सकती हैं। दूसरा पॉइंट है अनाकस्मिक आपदाएं। इस प्रकार की आपदाएं मानव के कुप्रबंधन एवं अव्यवस्थाओं के कारण होती है। इन्हें धीमी गति वाली आपदाएं भी कहते हैं। इन आपदाओं की भविष्यवाणी एवं पूर्वानुमान संभव है, जैसे अकाल, प्रदूषण, मौसम और जलवायु असंतुलन। तीसरा है महामारी एवं जैविक आपदाएं। किसी भी विशेष अवधि में जल, भोजन, वायु स्पर्श द्वारा फैलने वाले संक्रामक रोग इस प्रकार की आपदाओं के अंतर्गत आते हैं, जैसे प्लेग, हैजा, एड्स आदि। चौथा है सामाजिक आपदाएं। मानव जाति ऐसी आपदाएं जो मानव के कुप्रबंधों के कारण समाज एवं समुदाय को संकट में डाल देती हैं, सामाजिक आपदाएं कहलाती हैं, जैसे आतंकवाद, नाभिकीय दुर्घटना, अग्निकांड, जनसंख्या विस्फोट आदि। दोस्तों, आप सब इस चैनल को शेयर करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।